Hello students, welcome to our another video on our YouTube channel Commerce Nation Learn with Confidence। स्टूडेंट्स, मैं देवाशीष आप लोगों के साथ आज डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो रेडी हो जाइए, पेन पेंसिल लेके, कॉपी लेके और नोट डाउन करते रहिएगा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स जैसे कि आपके एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीकॉम में नहीं पूछा जाता है इनकम टैक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक काम करना ना भूलें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए ताकि उन लोगों तक वीडियोस पहुंचाइए, उन स्टूडेंट्स तक भी वीडियो पहुंचाइए जो अभी भी तैयारी को प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही आप हमारे प्रीमियम टेस्ट सीरीज़ को परचेस करके टेस्ट देते रहिए कंटिन्यूसली, क्योंकि जो डेट आ गया है अभी, शेड्यूल आ गया है 16 से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाना है। तो आपके पास सब मिला के एक महीने, 1 मंथ 1 महीने 10 दिन के आसपास अभी क्या है आप लोग के हाथ में है। तो टाइम वाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट कर देना है अपने प्रिपरेशन को एक प्रॉपर वे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब जो भी प्रॉपर्टी आपका है उसमें से आप क्या कर रहे हो, इनकम जनरेट करवा रहे हो, मतलब उसको रेंट वेंट पे दे दिया तो उसमें से जो हम इनकम जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, बेसिस, अब देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज। तो जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता जाऊंगा, वैसे तो देखिए जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है सभी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको भी मैं मार्क करते हुए बताते चलूंगा आप लोगों को। चलिए आइए, क्या है चार्ज का मतलब, पहले तो बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द बेसिस ऑफ चार्ज इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो आएगा उसी बेस पे चार्ज किया जाता है, चार्ज लगाया जाता है हाउस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब ये एनुअल वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है, सब बात करेंगे। फिलहाल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है देखिए, कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अप्रेंटेंट देयर टू। अप्रेंटेंट देयर टू मतलब जो जो आप, जो वो संपत्ति जो आपसे रिलेटेड हो, आपसे संबंधित हो। ठीक है, अप्रेंटेड देयर टू मतलब रिलेटेड टू यू, जो आपसे जुड़ा हुआ हो। ठीक है, उसको उसके बारे में बात करें। कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अप्रेंट देयर टू मतलब जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिसके ओनर आप है, जो प्रॉपर्टी आपका है। ठीक है, जो आपसे रिलेटेड है, उसके अप्रेंट देयर टू का मतलब ये होता है। सेकेंड, ऑफ विच दी एसएससी इज दी ओनर। अभी तो बताया अप्रेंट देयर टू मतलब हम जुड़े हुए तो आप उसके ओनर ही हुए, वही बात सेकंड में कह रहा है कि आप उसके ओनर हो। विच इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एसएससी बिजनेस प्रोफेशन। भैया बिजनेस प्रोफेशन में नहीं यूज होगा। ठीक है, अगर बिजनेस प्रोफेशन में यूज होगा तो मेरे बिजनेस इनकम में आ जाएगा ना, तब तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहाँ से होगा वो। तो बिजनेस प्रोफेशन के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। विच इज नॉट यूज, जो हमारे बिजनेस प्रोफेशन में, वो प्रॉपर्टी जो हमारे बिजनेस प्रोफेशन में भैया इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। समझ में आया। तो अब बिल्डिंग और लैंड अप्रेंट देयर टू, इसके बारे में क्या देखिए, जो पहला पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लोज किया गया है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत है, पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट को समझ जाएंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मार्क करते हुए जाएंगे। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम इज कंप्यूटेड ऑन बिल्डिंग एंड लैंड अप्रेंट देयर टू मतलब जो आपसे जुड़ा हुआ हो, अप्रेंट देयर टू। ए लैंड विच इज नॉट अप्रेंट टू एनी बिल्डिंग, वो लैंड जो किसी बिल्डिंग से ना जुड़ा हुआ हो, डज नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, वो इस सेक्शन में नहीं आएगा। सेक्शन, ठीक है, इनकम फ्रॉम सच लैंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है इसमें कि अगर कोई जमीन है और उसमें जो लैंड है वो उससे रिलेटेड नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इस सेक्शन में नहीं आएगा, तो वो कहाँ जाएगा। तो इनकम फ्रॉम सच लैंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई इनकम आ रहा है
तो वो अदर सोर्स इनकम में आ जाएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होने के लिए क्या जरूरी है भैया, कि जरूरी ये है कि जो लैंड है वो लैंड और बिल्डिंग क्या है, जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब जिस लैंड पे बिल्डिंग खड़ा है या कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो लैंड और बिल्डिंग एक ही ओनर का होना चाहिए। ठीक है, एक ही ओनर का होना चाहिए और दोनों एक साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, संबंधित होना चाहिए। नहीं होगा तो वो इस सेक्शन में नहीं आएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। The land apparent to the building include, क्या include होगा, compound, playground, kitchen garden, courtyard, etc. In the case of non-residential building, car parking space, drawing ground, playground, connecting road in the factory area shall be land apparent to or to building। समझ में आया? क्या कह रहा है कि ये सारी चीजें इनसे जुड़े होने चाहिए। अगर नॉन रेसिडेंट बिल्डिंग है आपका तो उसमें क्या क्या जुड़ा होना चाहिए, ये सारी चीजें जुड़े होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जब जुड़े होंगे तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, तो वो आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, तो अनदर इसके कुछ एक्सेप्शन को हम लोग देखते हैं। तो अनदर इसका एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर लेट आउट टू एम्प्लॉय, तो ये बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। तो पढ़ लेते इसको थोड़ा सा। ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में नहीं आएगा, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अलग हो जाता है। वो कौन कौन से चीजें, वो कौन कौन से बातें हैं जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, तो उन सारे एक्सेप्शन को आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या दिया हुआ है कि एक्सेप्शन उसका, building or staff quarter let out to employee and other, if the assessee let out the building or staff quarter to the employee of business whose resident there is a necessity for the efficient conduct of business, for the rent collected from such employee is accessible as income from the business and not as income from the house प्रॉपर्टी। कह रहा है भैया कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को उस बिल्डिंग में रखे हो जिसको बहुत ही एसेंशियल है वहां पे रखना, बिना वहां पे रखे आपका बिजनेस कंडक्ट नहीं हो सकता, और तो वहां पे उनको रखना जरूरी है जिससे कि बिजनेस चलेगा। तो इनसे इससे रिलेटेड जो भी उस बिल्डिंग से रेंट आप कलेक्ट करोगे तो वो रेंट कहाँ पे आ जाएगा, कौन से हेड में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम किस में आ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट वो नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए बिल्डिंग इज लेट आउट टू अथॉरिटी फॉर locating bank, post office, police station, etc. Income from such building will be accessible as income from business and not as income from house property। भैया देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत से लोग अपने ही बिल्डिंग पे, अपने ही हाउस पे, बहुत बड़ा सा मकान है, ठीक है ना, या बहुत बड़ा सा किसी का अपार्टमेंट है, तो वो लोग क्या कर देते हैं, अपने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे क्या कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए जगह दे दिया, पुलिस स्टेशन खोलने के लिए जगह दे दिया, बैंक खोलने के लिए जगह दे दिया। तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम आएगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। प्रोवाइडेड दैट डोमिनेंट पर्पस ऑफ लेटिंग आउट द बिल्डिंग इज टू बी एनाबल द एसएससी टू, इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बस याद रखना है इन सब पॉइंट्स को, और वैसे भी इतना डिटेल में भी आपसे नहीं पूछेगा, वो तो मैं एक्सेप्शन एक बता दे रहा हूँ एक शॉर्टकट में। ठीक है, तो बिल्डिंग स्टाफ क्वार्टर अगर है तो ये किस में आ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन में। सेकंड पॉइंट भी बिजनेस प्रोफेशन में देख लिया। कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स, ये इसका क्या मतलब है, वेयर द एसएससी लेट्स ऑन हायर मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर बिलोंगिंग टू हिम एंड ऑल्सो बिल्डिंग फॉर ए कंपोजिट रेट, and the rent of the building is inseparable from the rent of the said machinery, plant or the furniture, the income from such letting is not chargeable to income tax under the head of income from house property, या अदर सोर्स में आ जाएगा। ठीक है ना, अदर सोर्स, बस इतना याद रखना है कि किस में आ जाएगा स्टूडेंट्स, अदर सोर्स में आ जाएगा। वो क्या कह रहा है, कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स, अदर एसेट्स के साथ साथ आप अपने एसेट्स बिल्डिंग को भी रेंट पे दे दियो। फॉर एग्जाम्पल आपके बिल्डिंग में एसेट्स था, फर्नीचर था, मशीनरी था, प्लांट था, तो आप उसको तो दिए ही हो रेंट पे,
ठीक है, उसके साथ साथ वो बिल्डिंग में भी आप किसी को रहने के लिए दे दिए हो, किसी कमर्शियल पर्पस के लिए आपने दे दिया है, तो अब आप उसको, अब आपको रेंट क्या मिलेगा? रेंट आपको एक कंपोजिट रेंट मिलेगा, मतलब एक सब जुड़ के रेंट मिलेगा से एक सर्टेन अमाउंट। फॉर एग्जांपल एक महीने का रेंट आया 1 लाख रुपीज, ठीक है ना, तो उस 1 लाख को अब आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो कि भैया कितना मेरे एसेट से रेंट आया, कितना कमर्शियल पर्पस जो मैंने कमर्शियल वे में जो मैंने रेंट दिया था बैंक पोस्ट ऑफिस ये सब खोलने के लिए, तो उसमें से कितना रेंट आ रहा है, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, सेपरेट नहीं कर पा रहे तो हम उसको किस में करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में करेंगे, ठीक है ना। पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन इट इज एसेसेबल एज ए बिजनेस इनकम, ये बिजनेस इनकम में आएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे थे? एसएसई शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, इट इज ओनली द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस हेड ऑफ इनकम टैक्स। भैया कह रहा है कि एसएससी जो हाउस प्रॉपर्टी में जिसको भी हम एसएससी कहेंगे वो क्या होना चाहिए? उसी हाउस का ओनर होना चाहिए, क्योंकि जब आप ओनर होगे तब देन यू आर लाइबल टू पे द टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? Where the assessee is the lessee of a building and he derives as income from the subletting or relating, it will be taxable under the income from other sources। क्या कह रहा है भैया कि अगर आप अपने बिल्डिंग को लीज पे दिए हो या सब लीज पे दिए हो, रेंट पे दिए हो, ठीक है ना, तो उस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो आ जाएगा एंड नॉट अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। कौन कौन सा ओनर हो जाएगा? द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टीज रजिस्टर। अभी तो बताया कि एसएससी होने के लिए ओनर होना पड़ेगा, ओनर तभी होगा जब उसके नाम का वो मकान रजिस्टर्ड हो। इन केस ऑफ मॉर्गेज इज द मॉर्गेजर, ठीक है। डीम्ड ओनर कौन होता है? डीम्ड ओनर, डीम्ड मतलब मान लेना, तो कौन से ओनर को मान लिया जाएगा एज ए ओनर ऑफ दैट हाउस, और उस वे में वो क्या हो जाएगा? एसएससी टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो डीम्ड ओनर किसको मानेंगे? चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते स्टूडेंट्स, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपसे कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीम्ड ओनर किसको कहा जाता है इनकम फ्रॉम हाउस में, इसमें से किसको डीम्ड ओनर कहा जाएगा। अब आपको 4 ऑप्शन दे दिया, आपको समझना पड़ेगा कि किसको आप डीम्ड ओनर कह सकते हो, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है मे बी। तो एक लेवल हमेशा हम लोगों को ज्यादा प्रिपेयर करके जाना चाहिए इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देख लेते हैं कि डीम्ड ओनर किसको कहा जाएगा। एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस without adequate consideration and not being a transfer in connection with an agreement to live apart or to a minor child not being a married daughter shall be deemed to be the owner of the house property so transferred। क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि आपने अपने ही हाउस प्रॉपर्टी को अपने स्पाउस को, मतलब स्पाउस मतलब स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, उसको कहा जाता है स्पाउस। बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के आपने अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया कोई हाउस प्रॉपर्टी, उस केस में भैया मालिक कौन होंगे? जिसने ओरिजिनली ट्रांसफर किया है जिसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया कोई प्रॉपर्टी, तो मैंने ट्रांसफर किया बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के, ऐसे ही बस ट्रांसफर कर दिया उसके नाम, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ओनर कौन कहलाएगा? ओनर फिर भी हम ही कहलाएंगे, और इन उस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? हम होंगे, ठीक है। वही बात कह रहा है। उसके साथ एक और भी बात कह रहा है कि टू लिव अपार्ट और टू ए माइनर चाइल्ड, किसी माइनर चाइल्ड के लिए आपने कह दिया कि भाई माइनर मतलब जो 18 साल से बिलो हो, माइनर को मैंने कह दिया कि तुम इस घर में जाके रहो, तो मालिक कौन होगा उस जगह पे? मैं ही होऊंगा, और उस प्रॉपर्टी में जो इनकम आएगा उसके लिए टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? मैं ही होऊंगा, ठीक है। वही बात इसमें कह रहा है। सेकेंड, ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी और एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन to whom a building or its part is allotted or leased under a house building scheme of the society, company or association shall be deemed to be the owner of that property। कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हो, कंपनी का मेंबर हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, जिसको कि पूरा बिल्डिंग और उसका कुछ पार्ट आप अलॉट किए हो या आप लीज पे दिए हो अंडर ए हाउस बिल्डिंग स्कीम ऑफ द सोसाइटी, इस स्कीम के अंतर्गत, तो भी
शैल बी डीम टू बी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो उनको क्या मान लिया जाएगा, उनको ओनर मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है। तीसरा, ए पर्सन हु इज अलाउड टू रिटेन पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग इन ए पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम टू बी ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग। किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, किसी प्रोफेशन बेस पे किसी को क्या किया गया है, रहने के लिए अगर दिया गया है तो उसको उसका डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद, ए पर्सन हैविंग लीज राइट इन द प्रॉपर्टी अंडर द लीज एक्सटेंडिंग 12 ईयर और मोर in the aggregate including the term for which the lease may be extended shall be deemed to be the owner of the property। क्या कह रहा है, लीज राइट पे आपने किसी को प्रॉपर्टी दिया है और 12 साल से एक्सीड करके आया है, तो उस केस में ओनर अब किसको माना जाएगा, उस पर्सन को माना जाएगा जिसको कि आपने लीज पे दिया हुआ था, डीम्ड ओनर वो हो जाएगा। और उस केस में टैक्सेबल पर्सन भी कौन हो जाएगा, वही इंसान हो जाएगा। देन इफ ए पर्सन टेक लैंड ऑन लीज एंड कॉन्ट्रैक्ट ए हाउस अपॉन इट ही विल बी डीम्ड। ठीक है। आपने लिया है मेरे जमीन को लीज पे, आपने उस पे क्या बनवा दिया, घर बनवा दिया, तो डीम्ड ओनर कौन कहलाएंगे, आप कहलाओगे। ठीक है, हम नहीं कहलाएंगे उस जगह पे ओनर। Disputed ownership, if the title of ownership is disputed in a court of law, the recipient of rental income or the person who is in the possession of the property as the owner is treated as the owner। ठीक है। कह रहा है डिस्प्यूटेड ओनर, ठीक है, पता नहीं है, डिस्प्यूट चल रहा है कौन ओनर होगा। उस केस में जो उस घर पे रह रहा है, जो उस घर पे रह रहा है, रेंट रिसीव कर रहा है, तो उसको हम लोग मान लेंगे एज ए डीम्ड ओनर। ठीक है। चलिए, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, एग्जेम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम, क्या क्या एग्जेम्पशन मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर आर टू काइंड ऑफ एग्जेम्पशन रिगार्डिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम, that is fully exempted, and income is included in the assessable gross total income but the deduction is allowed from the gross total income। देखिए, फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम कौन कौन से होंगे, इनका आपको सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है, नाम याद रखना है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस एग्जेम्प्टेड होगा, जो कि इनकम फ्रॉम फार्म हाउस सी डिटेल इन चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम ने सर ने डिस्कस किया था, अमन सर ने एग्रीकल्चर इनकम को, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड होगा। एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस ऑफ एक्स इंडियन रूलर, कोई एक्स इंडियन रूलर मतलब मिलिट्री आर्मी किसी लोग का अगर हाउस है, तो उसका जो एनुअल वैल्यू होगा वो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस ऑफ एक्स इंडियन रूलर, ये एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है। देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय, कौन ओन्ड किया है, लोकल अथॉरिटी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट existing for educational purpose and not for the purpose of profit, hospital or medical institution existing in philanthropic purpose, ठीक है, and not for the purpose of profit, तो इन सबको एग्जेम्पशन मिलेगा। इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी यूज एसएससी ओन बिजनेस और प्रोफेशन, तो इस ये एग्जेम्प्टेड होगा यहाँ पे, लेकिन टैक्सेबल कहाँ होगा, बिजनेस प्रोफेशन में। ठीक है। हाँ, इनकम फ्रॉम वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एग्जेम्प्टेड है। इनकम फ्रॉम द हाउस मीन्ड ऑफ सेल्फ रेसिडेंस बट कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ हिज सर्विस बिजनेस और प्रोफेशन एट एनी अदर प्लेस, तो इनको भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, फुल्ली एग्जेम्प्टेड देख लिया। कौन कौन से ऐसे होते डिडक्शन मिलेगा इनको ग्रॉस टोटल इनकम से, देखिए इसमें दो ही है। इनकम ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द लेटिंग ऑफ गोडाउन वेयरहाउस फॉर स्टोरेज ऑफ कमोडिटी मीन फॉर सेल। सेकेंड, इनकम ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड इट ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20,000 एंड दिस सोसाइटी इज नॉट ए हाउसिंग सोसाइटी, अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रांसपोर्ट सोसाइटी और सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स विद द एड ऑफ पावर। तो 20,000 तक का क्या हो जाएगा, 20,000 तक से अगर एक्सीड नहीं किया तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए स्टूडेंट, तो इनके बारे में भी थोड़ा आप लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रॉड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन ए फॉरेन कंट्री
किसके लिए टैक्सेबल होगा? सिर्फ रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। इफ ए फॉरेन प्रॉपर्टी इज टैक्स इन इंडिया इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम। वही बात हो रहा है, ठीक है। तो किसके लिए टैक्सेबल होगा? सिर्फ जो रेसिडेंट होगा, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट होगा। इन द केस ऑफ रेसिडेंट की बात कर रहा है। टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ रेसिडेंट कह लीजिए या नॉर्मल रेसिडेंट कह लीजिए, उनके लिए टैक्सेबल होगा। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर, वेयर ए प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द टू और मोर पर्सन जॉइंटली, जिसको को ओनर कहते हैं, एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर आर डेफिनिट एंड ascertainable, income from such property shall not be assessed on such person as an association of person। क्या कह रहा है? कुछ नहीं समझ में आया सर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं आपको कि क्या लिखा हुआ है इसमें। कह रहा है कि वेयर ए प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू और मोर पर्सन जॉइंटली एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर आर डेफिनेटली एंड ascertainable, ठीक है। जहाँ पे जॉइंट ओनर है और उसमें से जो भी शेयर, जिसका जो शेयर है वो परफेक्टली डेफिनेटली एसर्टेनेबल है, आप पता लगा सकते हो किसका कितना हिस्सा है। तो इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी एसेस्ड ऑन सच पर्सन एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। क्या कह रहा है कि इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल नॉट बी एसेस्ड ऑन सच पर्सन, उस पर्सन पे एसेस नहीं किया जाएगा जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे नहीं किया जाएगा एसेस, बट द शेयर ऑफ ईच सच पर्सन फ्रॉम द प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड इन हिज रिस्पेक्टिव टोटल इनकम, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे ये एसेस नहीं किया जाएगा, बल्कि जब जब हमको पता है किसका कितना शेयर है, उसका उतना शेयर निकाल लेंगे, उस हिसाब से इनकम देख लेंगे कि हर एक शेयर पे कितना इनकम हुआ है, जिसका जो शेयर ऑफ इनकम होगा टोटल इनकम पे वो इंक्लूड हो जाएगा। सीधी सी बात है। कंपोजिट रेंट, इफ ए बिल्डिंग इज लेट आउट टू ए पर्सन अलॉन्ग विद अदर फैसिलिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, कूलर, लिफ्ट, वाटर पंप, ये सब दे दे रहे हो फॉर ए कंपोजिट रेंट, एंड इफ द रेंट ऑफ द बिल्डिंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेंट ऑफ सच फैसिलिटी, the two rent will be separated and the belonging to the building only with tax under the head of house property। अलग अलग अगर हो सकता है तो जो बिल्डिंग वाला जो इनकम है वही सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, और दूसरा वाला किस में चला जाएगा? अदर सोर्स में। ये देखिए अदर सोर्स में, ठीक है। एनुअल वैल्यू क्या होता है? अभी तक हम लोग देखते हैं कि एनुअल वैल्यू बहुत पढ़ रहे थे इसके पहले। क्या होता है इस एनुअल वैल्यू का मतलब? बिल्डिंग लेट आउट, बिल्डिंग जो किराए पर दिया है, तो उस केस में एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट मीन रेंटल इनकम। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि रेंटल इनकम, जो रेंट आ रहा है, but it means the sum for which the building might reasonably be expected to be let from year to year। लेकिन इसका मतलब ये होता है रेंटल इनकम डज नॉट मीन रेंटल इनकम, रेंटल इनकम मतलब नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये होता है फॉर विच द बिल्डिंग माइट रीजनेबली एक्सेप्टेड लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब इसमें वो देखा जाता है कि बिल्डिंग कितने सालों साल तक आप रेंट मतलब क्या कर सकते हो, लेट आउट पे दे सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, और रीजनेबली भी एक्सेप्टेड लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब कितने सालों तक आप एक रीजनेबल वे में लेट आउट उसको रेंट पे दे सकते हो। ये वैल्यू यहाँ पे एसेस किया जाता है। एन एसएससी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू। भैया तो एनुअल वैल्यू का मतलब ये होता है, एनुअल वैल्यू का मतलब ये नहीं कि हम कितना रेंट उस पर उठा रहे, बल्कि एनुअल वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो जो आपका प्रॉपर्टी है आप उसको कितने सालों तक, एक रीजनेबल टाइम, कितने सालों तक आप उसको प्रॉपर वे में रेंट दे, मतलब रेंट के लिए दे सकते हो, ठीक है। हेंस it is very important to understand the properly the method of determining the annual value of the house property। if the annual value is not determined correctly the taxable income from the, सही बात है। तो एनुअल वैल्यू का मतलब तो समझ में तो आ गया। थोड़ा सा एनुअल वैल्यू के डेफिनेशन को हम लोग देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसमें से। द एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट शैल बी डीम्ड टू बी, क्या क्या आता है देखिए। द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबल बी एक्सपेक्टेड टू रेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, वही मैंने बताया अभी, कितने सालों तक हम उसको रेंट पे डाल सकते हैं, ईयर टू ईयर तक, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड रीजनेबल ईयर की बात की गई है यहाँ पे। सेकंड, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज लेट and the actual rent receive or receivable by the owner is in excess of the sum referred to in A, ठीक है। इससे ज्यादा पॉइंट ए से अगर ज्यादा सम आपको रिसीव हो रहा है, दी अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव और रिसीवेबल, ये सारा चीज एनुअल वैल्यू में ही इंक्लूड हो जाएगा। एक एनुअल वैल्यू तो ये,
और इससे एक्सेस में जो भी सम रिसीव हो रहा है, एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल बाय द ओनर इज इन एक्सेस ऑफ द सम रिफर टू इन ए, इससे एक्सेस में जो भी वैल्यू आप रिसीव करोगे वो भी एसेसेबल वैल्यू का ही पार्ट बन जाएगा। थर्ड, where the property or any part of the property is let and was vacant during the whole or any part of the previous year and owing to such vacancy the actual rent received or receivable by the owner in respect thereof is less than the sum referred to in A, the amount so receive or receivable। क्या कह रहा है भैया कि जहां पे कोई प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी आप लेट पे दिए हुए और वो वेकेंट है मतलब खाली है ड्यूरिंग दी होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल या तो वो पूरे साल भर खाली था या तो उस साल में कुछ महीने खाली थे, एंड ओइंग टू सच वैकेंसी द एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल बाय द ओनर इज लेस देन द सम रिफर टू इन ए। ले तो इस कारण से जो पॉइंट ए में बात किया गया है तो उस कारण से मतलब वेकेंट रहने की वजह से अगर कम पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो दी अमाउंट सो रिसीवेबल और रिसीव जो तो उस केस में जो भी अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल हुआ है वो भी किसका पार्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो एनुअल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट हम लोगों ने कवर किए। एक तो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेड टाइम तक आप कितना उसको लेट आउट कर सकते हो, लेट आउट एक वैल्यू मान लिया, उस वैल्यू से अगर ज़्यादा आ रहा है तो भी वो क्या हो जाएगा एसेसेबल एनुअल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, वेकेंट रहने की वजह से अगर कम पैसा आ रहा है तो भले ही कम पैसा आ रहा है तो भी वो एनुअल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस फ्रॉम द वैल्यू डिटरमाइंड ए बी सी, इन तीनों का बात कर रहा है। द टैक्सेस लिवाइव्ड बाय एन लोकल अथॉरिटी एंड पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, shall be deducted in determining the annual value of the property। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया अच्छे से तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। फ्रॉम द वैल्यू डिटरमाइन एबीसी, जो भी हम लोगों ने एबीसी अभी तीनों पॉइंट पढ़े हैं उसमें कह रहा है टैक्सेस इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स levied by any local authority and paid by the owner during the previous year irrespective of the previous year to which such tax relate shall be deducted। डिडक्शन मिल जाएगा एनुअल वैल्यू में वो, ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्स का वो डिडक्शन मिल जाएगा इसमें। ठीक है, वो बात कह रहा है इसमें। जनरली सर्विस टैक्स इंक्लूडिंग फायर टैक्स, वाटर टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स, एजुकेशन टैक्स एक्सेट्रा, ये सारे टैक्स क्या हो जाते हैं डिडक्शन मिल जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स इतना डिडक्ट हो जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स में ये टैक्स आता है तो ये टैक्स क्या होते हैं डिडक्शन होते हैं। कुछ इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी और क्लॉज सी, ये जो ऊपर बात किया गया स्टूडेंट बी और सी ये, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है द अमाउंट actual rent received or receivable by the owner shall not include, subject to such rule as may be made in this behalf, the amount of rent which the owner cannot realize। ठीक है, कह रहा है क्लॉज बी सी में जो बात कहा गया है the amount of actual rent received or receivable by the owner shall not include subject to such rule, मतलब उसमें ये सारे चीज़ें, ये सारे बातें टैक्स, एजुकेशन सेस, कंजर्वेंसी टैक्स, ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। अनरियलाइज रेंट शेल नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एनुअल वैल्यू, अगर कोई रेंट अनरियलाइज रेंट है मतलब आपको अभी नहीं मिला है तो वो एनुअल वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या अनरियलाइज वैल्यू ऑफ अनरियलाइज रेंट एनुअल वैल्यू का पार्ट बनता है कि नहीं बनता है, तो स्टूडेंट नहीं बनता है। तो देखिए ये पॉइंट कहाँ से पूछा गया, अनएक्सपेक्टेड पॉइंट है कि इसमें इतना ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम तभी चीज़ों को जान सकते हैं ना जब थोड़ा सा डीपली आप स्टडी करोगे, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो, चीज़ों को आप लोग बेटर वे में समझ सको और याद रख सको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट की बात किया गया था, तो एक्सपेक्टेड रेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं देखिए, वे स्टैंडर्ड रेंट नॉट फिक्स ओनली द फॉलोइंग, क्या क्या एक्सपेक्टेड रेंट में आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू डिटरमाइंड बाय लोकल अथॉरिटी चार्जिंग हाउस टैक्स एक्सेट्रा, और फेयर रेंट, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकल, ये सब एक्सपेक्टेड रेंट में आएगा। सेकेंड, वेयर स्टैंडर्ड रेंट हैज़ बीन फिक्स, जहाँ फिक्स नहीं होगा तो उस केस में इन दोनों को हम लोग लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट में, और जहाँ डिटरमाइन हो सकता है फिक्स रेंट उस केस में द वैल्यू डिटरमाइंड, जो वैल्यू डिटरमाइंड होगा ए में वो आ जाएगा। सेकेंड, स्टैंडर्ड रेट फिक्स अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ ए स्टेट।
क्या कह रहा है ये देखिए, द एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी मोर देन द स्टैंडर्ड रेंट बट इट कैन नॉट बी लेस देन द स्टैंडर्ड रेंट। ये छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है स्टूडेंट, तो ये वाला पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल रेंट देख तो लिया, क्या क्या एक्चुअल रेंट में आता है, क्या क्या डिडक्शन मिलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल रेंट, कैसे अब एक्चुअल रेंट आएगा। सम टाइम द ओनर टेक अपॉन हिमसेल्फ अंडर एन एग्रीमेंट द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटी, जैसे क्या क्या फैसिलिटी ओनर पे करेगा, लिफ्ट का पेमेंट करेगा, वाटर पंप का, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल पार्किंग, गार्डनर एक्सेट्रा। इन सच ए केस एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल माइनस द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग, तो एक्चुअल रेंट जो भी होगा उसमें से हम इन सब चीज़ों को घटा देंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों का पेमेंट भैया हम कर रहे हैं, ठीक है। इफ द टेनेंट हैज अंडरटेकिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड, एग्जांपल द टेनेंट विल पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पोर्शन ऑक्युपाइड ऑफ द लैंडलॉर्ड, द अमाउंट ऑफ पेड विल बी एडेड इन रेंट रिसीव टू अराइव एट द एक्चुअल रेंट, ठीक है। कह रहा है अगर ओनर पे करेगा तो एक्चुअल रेंट से घटा दो, जहां टेनेंट पे करेगा, मतलब जो किराएदार अगर पे करेगा तो एक्चुअल रेंट में उन सब चीजों को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, ठीक है। क्या कह रहा है अब देखिए इसमें, हाउएवर नो एडजस्टमेंट विल बी मेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल रिगार्डिंग द फॉलोइंग, क्या क्या एडजस्टमेंट नहीं करना है, इन 3 पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। टैक्स पेड बाय द टेनेंट टू द लोकल अथॉरिटी रिगार्डिंग द बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय हिम, अगर टैक्स पे कर रहा है तो एनुअल वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। सेकंड, रिपेयर चार्ज, अगर रिपेयर चार्ज दे रहा है तो नहीं बनेगा एनुअल वैल्यू का पार्ट। नोशनल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट टेकन फ्रॉम टेनेंट, ठीक है, कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है नोशनल इंटरेस्ट तो उसमें वो भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एक इलस्ट्रेशन है, देख लीजिए इसको, म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, सेकंड में 20,000, इसमें 35,000, फेयर रेंट 36, 24, 32 और डी फैक्टो रेंट, मतलब एक्चुअल रेंट को डी फैक्टो रेंट भी कहा जाता है। यहाँ से एक और पॉइंट भी पता चल गया आप लोगों को, तो पूछ देगा एंट्रेंस एग्जाम में कि डी फैक्टो रेंट किसको कहते हैं, तो एक्चुअल रेंट को कहते हैं, जो कि 32,000, 28,000, 30,000 दिया गया है। तो इस केस में देखिए एक्सपेक्टेड रेंट क्या बताएंगे, तो 1 और 2 को विच एवर इज ग्रेटर, तो पहले और दूसरे में से विच एवर इज ग्रेटर उसको ले लेंगे। तो ठीक है, पहले और दूसरे में ग्रेटर क्या है, देखिए पहले और दूसरे में फर्स्ट और सेकंड में विच एवर इज ग्रेटर, 36,000 इज ग्रेटर ले लिया। सेकंड में विच एवर इज ग्रेटर भैया 24,000, दूसरे में कौन सा ग्रेटर भैया 35,000 ले लिया। एक्चुअल रेंट को अब आप रख लो 32,000, 28,000, 30,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर 36, 28। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इतना ही बेसिक न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा, ठीक है, कि अगर म्युनिसिपल वैल्यू इतना है, फेयर रेंट इतना है, एक्चुअल रेंट इतना है, इस केस में एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट क्या हो जाएगा, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा। तो विच एवर इज ग्रेटर, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से विच एवर इज ग्रेटर इज नोन एज द एनुअल वैल्यू, इज कंसिडर्ड एज द एनुअल वैल्यू। उसी तरीके से इलस्ट्रेशन 2 में भी, तो ये इलस्ट्रेशन 2 मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है। तो इसके आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमारे जो प्रीमियम स्टूडेंट है ग्रुप, जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट है, वो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए फ़ायदा है, प्रीमियम स्टूडेंट के लिए आप लोग तुरंत व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट नहीं है, जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, वो भी आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो भी मैं आप लोगों के रिप्लाई को, आप लोगों के आंसर को जरूर मैं रिप्लाई करूंगा कि सही है कि कहाँ पे आप लोग रॉन्ग कर रहे हो। डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू, देखिए स्टूडेंट क्या है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। थोड़ा सा कुछ पॉइंट टू भी नोट कर लेना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% किसका, एनुअल वैल्यू का, ये पता है हम लोगों को, ठीक है। इफ द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड मोर देन वन हाउस ऑफ इज रेसिडेंशियल पर्पस, एक्सपेक्टेड वन हाउस, ऑल अदर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस डीम टू बी लेट आउट, इन सच ए केस स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर भी उस केस में 30% ही दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा क्या हो गया, लाइन टेढ़ा हो गया, तो वापस से मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो एनुअल वैल्यू शैल बी अलाउड 30%। देन उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ वन हाउस विच इज ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस द स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नो, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता है, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के बारे में थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन taken for the
पर्पस ऑफ परचेसिंग, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग और रिपेयरिंग द हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड एज ए डिडक्शन। एक्रूअल बेस पे डिडक्शन मिलेगा। कुछ पॉइंट देखिए नोट किया गया है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, अनपेड इंटरेस्ट अगर है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन रेज्ड मियरली टू रिपे द ओरिजिनल लोन टेक फॉर द अबव पर्पस इज अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। अगर कोई आप नया लोन ले रहे हो पुराने लोन के पेमेंट के लिए तो उसका डिडक्शन भी आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट होगा। एनी ब्रोकरेज कमीशन पेड फॉर राइजिंग द लोन इज नॉट डिडक्टेबल। interest for pre-acquisition or pre-construction period, interest payable in respect of fund borrowed for the acquisition of construction of house property and predetermining at the period prior to the previous year which such property has been acquired or constructed shall be deducted in 5 equal installment। भैया कितने तक डिडक्शन मिलेगा? 5 साल तक डिडक्शन मिलेगा। 5 साल तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट तक डिडक्शन मिलेगा। कमेंसिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर फॉर विच द हाउस वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। पिछले साल को भी इसमें लेंगे जिसमें कि हाउस का कंस्ट्रक्शन हुआ था। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड एनी अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट एज ए डिडक्शन अंडर एनी, किसी अदर प्रोविजन में कोई डिडक्शन हमको अगर मिल रहा है किसी इंटरेस्ट पे तो उसका डिडक्शन हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है। The interest of the year prior to the current year which is to be deducted in 5 equal installment shall be deducted in addition to the interest of the current year, that is the interest allowed shall be interest for the current previous year plus 1/5 of the interest of the previous period to the year for which the house is constructed। for the important point है कितना मिलेगा भैया डिडक्शन? interest allowed shall be interest for the current previous year plus 1/5 of the interest of the previous year। ये मिला के हमको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में कुछ बताया गया है। द बिल्डिंग ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस बाय द ओनर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस कैन बी डिवाइडेड। 2 भाग में बांटा गया है इसको। हाउस और पार्ट ऑफ हाउस ऑक्युपाइड बाय द ओनर फॉर द फुल प्रीवियस ईयर अनऑक्युपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ए पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, लेट आउट फॉर ए प्रीवियस ईयर, मोर देन वन हाउस इन द ऑक्युपाइड ऑफ द ओनर्स। कुछ नहीं समझ में आया सर, है ना? तो क्या कह रहा है? बिल्डिंग सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, रहने के लिए अगर आपने ऑक्युपाई किया है तो उस तरीके रेसिडेंशियल पर्पस को 2 भागों में बांटा गया है। हाउस और पार्ट ऑफ हाउस ऑक्युपाइड बाय द ओनर फॉर द फुल प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन रेसिडेंस। कुछ पार्ट या पूरा का पूरा घर अपने रहने के लिए पिछले साल अगर तुमने ऑक्युपाई किया है तो वो सेल्फ ऑक्युपाइड रेसिडेंशियल पर्पस हाउस कहलाएगा। सेकेंड, अनऑक्युपाइड हाउस। ठीक है, अगर वो हाउस जो कि द बिल्डिंग ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड बाय द ओनर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस क्या है? 2 भागों में, ये 2 पार्ट है उसका। दूसरा क्या पार्ट है इसका? द हाउस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड और पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर तुमने किराए पे दिया है उसको तो भी वो सेल्फ ऑक्युपाइड ही कहलाएगा। मोर देन वन हाउस इन द ऑक्युपेशन ऑफ द ओनर। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस और अनऑक्युपाइड हाउस के बारे में देखिए क्या बताया गया है। इज इन द ऑक्युपेशन ऑफ द ओनर फॉर हिज रेसिडेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ये पॉइंट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग चाहे तो थोड़ा सा इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेरा सजेशन माने तो थोड़ा सा आप लोग रीडिंग कर दीजिएगा। मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। क्या क्या डिडक्शन मिलता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू, इंटरेस्ट, कौन कौन सा इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा? वेयर सच प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड, या आपने एक्वायर्ड किया, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, रिपेयर किया, रिन्यू किया, रिकंस्टिट्यूट किया विद कैपिटल बोरोड ऑन और बिफोर 31/3/99 से पहले कोई आपने लोन बोरो किया है इन कामों के लिए, तो मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। वेयर सच प्रॉपर्टी हैज बीन रिपेयर्ड, रिन्यूड और रिकंस्ट्रक्टेड विद द कैपिटल बोरोड 31, मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। ठीक है, वेयर सच प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड विद कैपिटल बोरोड 31/3/99
डिडक्शन ऑफ अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी अलाउड अप टू ₹2 लाख। 2 लाख तक ही अगर आपने एक्वायर्ड किया है, रह रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो विथ कैपिटल बोरोड आफ्टर, अगर मतलब कह रहा है 31/3/99 के बाद अगर आपने कोई फंड बोरो किया इन कामों के लिए, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा? 2 लाख। 31/3/99 के पहले अगर बोरो किया कितना डिडक्शन मिलेगा? 30,000। बाद में किया कितना मिलेगा? 2 लाख। ठीक है, ऐसे चीजों को आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आप लोग भी थक गए होंगे, मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ, तो एक काम करिए, वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, देन उसके बाद फिर से कमेंट्स करिएगा वीडियो को। ठीक है, क्या दिया हुआ है अब आगे? तो होप्स हो कि आप लोगों ने पानी वानी पी लिया है वीडियो को पॉज करके। तो चलिए वापस से थोड़ा सा पॉइंट्स को देखते हैं कुछ और। The claim the deduction for interest and SST should be furnished as certificate from the person to whom, अगर आपको किसी चीज में डिडक्शन चाहिए किसी इंटरेस्ट में, तो आपको उसका सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा। टू whom any interest is payable, capital borrowed specified the amount of interest payable by the SSC for the purpose of such acquisition or construction of the property conversion of whole part of the capital borrowed which remain to be repaid as a new loan. New loan means the whole or part of a loan taken as the assessee subsequent to the capital borrowed, repayment of such capital. Other provision relating to interest are the same, जैसा कि डिस्कस किया। एक चार्ट है उसको देख लीजिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, चार्ट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्युपाइड अगर हाउस है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा उस केस में? देखिए यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्वेश्चन बनते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में जीएवी क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नॉट डिडक्टेबल। अभी सबको बता दिया, सबका एक ये चार्ट में प्रेजेंट किया गया। एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्युपाइड है तो नील वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 अगर 31/3/99 से पहले लिया है तो उसके बाद दिया तो 2 लाख रुपए। ठीक है, एज द केस में भी वही बताया, बिफोर है तो 30,000, आफ्टर है तो 2 लाख रुपए। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द अदर हाउस प्रॉपर्टी और अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियो। नए नए वीडियो के लिए अभी और भी कुछ टॉपिक्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक बने रहिए चैनल पे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।